हाँ सुनिए, हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शन टाइम। ठीक है, नाम से हल्का फुल्का तो क्लियर हो ही रहा है कि किसी चीज को रिएक्ट करने में हमको जितना टाइम लगता है ना, जैसे मान लो कि कोई घटना अगर हो रही है तो हम रिएक्ट करते हैं कि नहीं उसके ऊपर। हाँ, तो जो मिनिमम टाइम हम लोग लेते हैं किसी भी घटना के ऊपर रिएक्ट करने में, उसको बोला जाता है रिएक्शन टाइम। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली हम लोग वहां देखेंगे जहां मान लीजिए कोई गाड़ी से जा रहा है और अचानक उसी गाड़ी के सामने कोई आ गया। जैसे कोई छोटा बच्चा दौड़ते दौड़ते बीच रोड में नहीं आ जाता है, तो आ गया, तो फिर हमको क्या करना होगा बताइए? अरे फिर हमको क्या करना होगा? ब्रेक मारना होगा। आप समझ रहे हैं? तो आप जितना जल्दी ब्रेक मारिएगा उतना बढ़िया रहेगा उस बच्चे के लिए। अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो फिर क्या होगा? दुर्घटना घट जाएगी बेचारा। हाँ, ऊपर जा सकता है वो, है कि नहीं? तो देखिए, रिएक्शन टाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने उस बच्चे को अचानक से देखा तो सबसे पहले जो आप ऑब्जर्व करिएगा तो आंखों से ही ना करिएगा। हाँ, तो आंखों के जरिए सिग्नल कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। यार गर्मी टाइप का काहे लग रहा है? गर्मी लग रहा है ना, तो ये भी लग रहा है खराबी है। थोड़ा बुला के बोलो वाला एसी ऑन करने के लिए। किसी को बोलो। हाँ बाबू, अगर मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, सामने अचानक एक बच्चा आ गया, तो सबसे पहले तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ना। किसके जरिए ऑब्जर्व करेंगे? आंखों के जरिए। आंख से सिग्नल कहाँ जाएगा? कि सामने बच्चा है। अब ब्रेन जो है वो आपके, अगर आप मान लीजिए कार चला रहे हैं तो आपके पैर पे पैर के पास, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हाथ और पैर दोनों के पास में सिग्नल भेजेगा। एक ब्रेक हाथ में होता है, एक ब्रेक पैर के पास होता है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि नहीं? आंख से ब्रेन में और फिर ब्रेन से पैर तक सिग्नल आने में जो थोड़ा सा समय लग जाता है, उसी को बोला जाता है रिएक्शन टाइम। क्लियर है? हाँ, एक एवरेज इंसान के लिए जो रिएक्शन टाइम होता है वो कितना होता है? हाँ, 0.25 सेकेंड का मतलब हुआ 1 सेकेंड का 1/4। अरे 1 सेकेंड का 1/4 है? ये क्या है? जैसे 1 सेकेंड का 1/4, यानी इससे पहले आप किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं कर सकते। कम से कम देखिए आपको इतना समय तो लग ही जाएगा, है कि नहीं? तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन, अगर कोई सिचुएशन हमारा इमीडिएट एक्शन चाहता है, इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रेस्पॉन्ड, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा। रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व। सबसे पहले वो क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। बहुत बढ़िया। थिंक, उसके बाद थिंक का मतलब है कि अब उसको सोचना पड़ेगा ना कि हमको क्या करना है, और फिर उसके बाद वो करेगा एक्ट। तो इन तीनों प्रोसेस का जो कॉम्बाइंड समय होगा उसी को बोला जाएगा रिएक्शन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, देन द टाइम elapsed बिफोर ही slams the brake of the car is the reaction time. slams the brake का मतलब समझ रहे हो? ये ऐसा दबाना तो प्रेस करना ना हो गया। slams का मतलब हुआ, हाँ, मतलब ऐसे झटका से ब्रेक मारना। ठीक है, ऑफ द कार इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन। बोलो ना। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर बहुत बहुत दूर है, बोलिए, तब हम आराम से सोच समझ के ब्रेक मारेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि ब्रेक मारे भी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब आया है तो फिर इधर आगे निकल जाए। ठीक है, तो एक तो वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और एक और चीज पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल। मतलब किसी का रिएक्शन टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, वो थोड़ा लेट से रेस्पॉन्ड करता है, किसी का रिएक्शन टाइम थोड़ा कम होता है। रिएक्शन टाइम वर्ड आपने ना विकेट कीपर के लिए जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि धोनी का रिएक्शन टाइम बहुत बहुत ज्यादा है।
अरे कम ना है, इससे पहले कि बैट्समैन सोच पाएगा कि अभी क्या हो रहा है, पता चलता है कि स्टंपिंग हो गया है कि नहीं। चलिए, तो वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। और एक और बात है, आपको पता है कि गाड़ी चलाते समय शराब पीना क्यों बहुत बड़ा अपराध माना जाता है? क्योंकि शराब पीने से हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। हो सकता है कि 0.25 सेकंड से बढ़ के कितना हो गया है, 1 सेकंड हो गया है, 2 सेकंड हो सकता है 2 सेकंड भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि सामने लड़का तो आ गया, लेकिन उसका दिमाग अभी उतने अच्छे, माने ड्राइवर का दिमाग उतने अच्छे से अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रिएक्शन टाइम बहुत बढ़ चुका है। तो 1 सेकंड के बाद उसका दिमाग बोलेगा कि अब ब्रेक मारना चाहिए, तब तक हो सकता है कि बाजार साफ हो गया है। तो इसीलिए ठीक है, ये हम लोग चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे कोई एक आदमी आइए इधर, कोई एक आदमी आएगा जो अपने आप को ढेर होशियार समझता है। आओ ना तुम ही, अरे आओ ना तुम, पूरा बेतियां देखेगा तुमको है। अरे आओ ना कोई एक आदमी, कुछ आ जाओ तुम, आ जाओ। मेरा इतना खौफ है, आ जाओ तुम, आ जाओ। अरे तुम लोग टाइम वेस्ट करा रहा है भाई, तुम लोगों में से कोई आएगा? रहने दो, इस सबको कोई चूड़ी मंगा के हम पहना देते हैं। आ जाओ, आ जाओ तुम, आ जाओ, आ जाओ इधर। हाँ आओ इधर। देखो, करना तुमको ये है, करना तुमको ये है ना कि तुमको हाथ यहाँ रखना है, पकड़ लेना है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा इसको पकड़ लेना है, बढ़िया से ऑब्जर्व करिए। यहाँ रखिए ना, दूर रखिएगा तो आप पकड़ ही नहीं पाइएगा। मैं छोड़ूंगा, बता के नहीं छोड़ूंगा, बस मैं छोड़ दूंगा, आपको पकड़ लेना। चलिए मैं छोड़ूंगा, आपको पकड़ लेना है, ठीक है? चलिए पकड़िए। नहीं नहीं, हाँ कौन कोई है? आ जाओ, आ जाओ, रहने दो। और ट्राई करना चाहती हो? अच्छा एक बार ये और ट्राई करना चाहती है? नहीं, धक्का तुम दे दी, तुमको पकड़ना जा, हो गया क्या? आ जाओ इधर, आ जाओ, ठीक है। हाँ थोड़ा सा यहाँ आओ ना। लाओ एक आध बार और बोलो। नहीं ऐसा भी नहीं है, कभी कभी तुक्का से हो भी सकता है। अब जैसे सवेरे एक लड़का था ना, वो लगातार ऐसे ऐसे कर रहा था। तो ठीक है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ऐसा क्यों हो रहा है आप बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? इस रिएक्शन टाइम की वजह से हो रहा है। जब इसकी आंखों ने देखा कि सर ने छोड़ दिया है, तो आंख से सिग्नल कहाँ जाएगा? ब्रेन में, ब्रेन से फिर हाथ तक वापस आएगा ना, तो उसमें कम से कम समय कितना लग जा रहा है? जबकि इसको तो पहले से पता है कि सर छोड़ने वाले हैं। बच्चा आपको नहीं पता होता है कि अचानक से रोड पे आने वाला है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल अभी क्या कहा जाता है, एकदम सिंसियर है कि जैसे ही छोड़ेंगे हमको पकड़ लेना है। तो लाख ये बेचारा कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि इसको रेस्पॉन्ड करने में कम से कम कितना समय लग जा रहा है? 1 सेकंड का 1/4। और तब तक को तो पता चल रहा है कि ये यहाँ से पास कर चुका है। लेकिन एक और बात है, मैं चाहूँ ना तो मैं जितनी बार छोड़ूंगा उतनी बार पकड़ सकता हूँ, जितनी बार छोड़ूंगा। बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको, मैं तो देख भी नहीं रहा, देखो ना मैं ऊपर देख रहा हूँ, और मैं जितनी बार छोड़ूंगा उतनी बार मैं पकड़ सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे इस हाथ को छोड़ने का सिग्नल किसने दिया है? मेरे तो जिस समय मेरे इस हाथ ने, सॉरी, मेरे ब्रेन ने इस हाथ को छोड़ने का सिग्नल दिया है, एट द सेम टाइम उसने इस हाथ को पकड़ने का भी सिग्नल दे दिया है, एक ही साथ। आप समझ रहे हैं? इसीलिए मैं तो पकड़ पाऊंगा, लेकिन तुम नहीं पकड़ पाओगे। तुम पकड़ लेगा, आखिरी बार आ जाओ। वहां से पकड़ लेगा, नहीं तुम मत आओ, हाथ क्लोज लेके आओ। ठीक है, अब नहीं नहीं, ये इसी को तो बोला जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बोला जाता है।
मैंने कहा आपको पकड़ना है तो खैर ठीक है। एक मिस्टर बीन का था कि पता नहीं किसका था। मिस्टर बीन क्या है, एग्जाम में नहीं जा रहा है। वो हुआ क्या है कि एक जगह वो कराटे सीखने जा रहा है, तो कराटे से यहाँ सामने में एक ऐसा, हाँ सामने में ऐसा कुछ मार्किंग है और आपको ऐसा पैर ऊपर उठा के और उसको टच कर देना है, और कंडीशन ये है कि आपका जूता टच कर जाना चाहिए। आपका जूता टच कर जाना चाहिए। तो सब लोग आ रहा है, सब लोग एक्सपर्ट है, वो आ रहा है, वो सही में ऐसे पैर करके टच कर ले रहा है इसको। मिस्टर बीन आ रहा है तो एक आध बार ऐसे ऐसे कर रहा है, तो बेचारे का इससे भी ऊपर नहीं जा रहा है, तो धीरे से अपना जूता नहीं ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, और इससे ऑब्वियसली लोग इंप्रेस्ड भी होता है। खैर छोड़िए, हटाई। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि अ कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ क्या, 144 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए ये कार की इनिशियल वेलोसिटी ही ना है 144 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट होगा? 5/18 से आप मल्टीप्लाई करिएगा ना, दिस विल कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, बताइए 18 से 144 कितने बार में जाता है? 8 बार में जाता है, और 8 पचे कितना है? तो ये 40 मीटर पर सेकंड हो गया। बहुत बढ़िया। द ड्राइवर लिखा हुआ है, ये समझ लेना क्या लिखा हुआ है। ड्राइवर सडनली सीज अ बॉय ऑन द रोड 50 मीटर अवे फ्रॉम हिम। अचानक से ड्राइवर देखता है कि उससे 50 मीटर की दूरी पर एक बच्चा है, तो अब वो क्या करेगा? एकदम 50 मीटर कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं हुआ, अगर गाड़ी बहुत तेजी से आ रहा है तो वो अचानक से इमीडिएटली ब्रेक अप्लाई करेगा, और उसने भी ऐसा ही किया। एंड अप्लाइज दी, देखते ही ब्रेक उसने अप्लाई किया। ठीक है, हाँ। द एक्सीडेंट इज जस्ट अवॉइडेड, और पता चला कि बच्चा जो है जस्ट बाल बचा है। जस्ट अवॉइडेड का मतलब समझ रहे हो? 1 इंच भी अगर गाड़ी आगे बढ़ जाता बच्चा मारा जाता है ना। ठीक है, देन फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक। मुझे लगता है कि अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। अच्छा बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना करना है गाड़ी को? 50 मीटर। चलो ये भी मैंने लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी गाड़ी की कितनी हो जानी चाहिए? ये भी मैंने लिख दिया। तो 3 चीज दिया हुआ है, अरे तुमसे चौथा चीज नहीं निकलेगा। अरे तुमसे रिटार्डेशन ना पूछा है, तो रिटार्डेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्या, तो वो एक्सेलरेशन ही बताने। तुम देखना ना, खुद ही एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा। इतना टाइम लगेगा? नो, मजेदार आदमी नहीं है यार। हर साल जब तक मैं ये क्वेश्चन पढ़ के समझा रहा होता हूँ, एक आध आदमी का आंसर आ गया रहता है। सवेरे वाले में भी आ गया था। -16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करिएगा। तो यू, एस, भी और ए में कौन सा रिलेशन आपको याद आ रहा है? कौन सा रिलेशन याद आ रहा है? तीसरा वाला। तीसरा वाला का मतलब हुआ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो बताइए v का मतलब तो 0 का स्क्वायर ना, u का मतलब तो 40 का स्क्वायर ना। 2 और a की जगह पे तो खैर a ही रहने दीजिए, s की जगह पे कितना रखिए? 50 मीटर रखिएगा। छोड़िए, हटाइए, कहीं यूनिट मैंने नहीं रखा है तो रहने दिया जाए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप बताइए, 40 का स्क्वायर 1600 होगा। 1600 उधर जाएगा, -1600 बनेगा, और इधर आपका 100a आ जाएगा, -1600, और a इज इक्वल टू हो गया -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना ही ना आया है? बोलो ना बाबू, -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ना आया है। लेकिन ठीक है, थियरिटिकली देखा जाए तो इस पर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ना ये सही आंसर है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सही आंसर नहीं है। अब आप बताइए इसमें गड़बड़ क्या हुआ? एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होता है, एकदम होता है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव आना ही चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी कैसा है? अरे वेलोसिटी कैसा है? कंफर्म है एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, अदरवाइज उसकी स्पीड कम
नहीं होगी। ये आपको पता है ना कि स्पीड को कम करने के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे का ऑपोजिट होना चाहिए। बताइए इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ ये है कि हमने ये मान लिया कि वो बच्चे को देखते ही ब्रेक अप्लाई कर देता है, लेकिन अगर ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है तो ऐसा पॉसिबल, उसको कम से कम समय कितना लग जाएगा? 0.25 सेकेंड। यानी बच्चे को देखेगा तो ब्रेक अप्लाई कितने देर के बाद वो करेगा? कम से कम 0.25 सेकेंड के बाद करेगा। तब तक तो उसकी गाड़ी जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड से ही ना चलती रहेगी। नहीं समझ में आए? यानी कि अब हम पूरे मोशन को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला मान लीजिए कि यहां से यहां तक ये है t = 0, तो ये हो गया t = 0.25 सेकेंड, और इस दौरान गाड़ी जो है 40 मीटर पर सेकेंड से ही चलता रहेगा। अब ब्रेक यहां ना अप्लाइड होगा, और मान लीजिए कि यहाँ पे बच्चा खड़ा, इस पॉइंट को ए बोलिए, इस पॉइंट को बी बोलिए, और इस पॉइंट को क्या बोलिए? सी बोलिए। बोलो, आदमी ने यहाँ पर बच्चे को देखा, यहाँ पर उसने, और यहाँ तक जाके गाड़ी को रुक जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ए फॉर आदमी, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर चाइल्ड। आदमी यहाँ ब्रेक मारेगा तो बच्चे को वहां बचा पाएगा। बताइए ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर है। 50 मीटर है। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ तक के लिए सॉल्व करते हैं, ए से बी तक के लिए। बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना है? तो 40 मीटर पर सेकेंड ही है। बताइए एक्सेलरेशन कितना है? कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हे भगवान, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो तो कांस्टेंट स्पीड से ना चल रहा था। ब्रेक भी यहाँ अप्लाइड होने वाला है, तो एक्सेलरेशन है आपका 0। बताइए और क्या समय कितना लग रहा है? 0.25 सेकेंड, और हमको निकालना है ये वाला डिस्प्लेसमेंट। चलिए इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं? कुछ S1 कह दे, S1। तो बताओ बाबू S1 = क्या होगा? ut + ½ at²। तो ut + ½ at²। यहाँ पर a 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब बताइए u कितना है? 40 है। t कितना है? 0.25 है। तो इसका मतलब हुआ कि S1 = 40 × 0.25, और आंसर जो होगा वो मीटर में ही ना आएगा। 0.25 का मतलब 1/4 होता है। कितना होता है? तो 4 से ये कटेगा कितना? तो 10 मीटर तक तो गाड़ी ऐसे ही चलेगा। 10 मीटर तक वो कुछ भी नहीं कर पाया। बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना बचा हुआ है? इसको अगर हम S2 बोल दे तो ये 40 मीटर बचा हुआ है। तो अब हम सॉल्व करेंगे B से C के लिए। तो यहाँ पर भी तो इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड ही ना होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पीड में बदलाव नहीं हुआ है। अरे बोलो ना। तो B से C तक के मोशन के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी हम कितना लेंगे? 40 मीटर पर सेकेंड ही लेंगे। एक्सेलरेशन तो हमको निकालना ना है, एक्सेलरेशन हमको निकालना है। और बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40 मीटर है ना। और फाइनली गाड़ी को यहाँ पर आके रुकना ना पड़ेगा, तो फाइनल वेलोसिटी। अब बताइए इन चार लोगों में आपको कौन सा रिलेशन याद आ रहा है? v² = u² + 2as। v का मतलब हुआ 0, u का मतलब हुआ 40 + 2a तो निकाल, और s का मतलब कितना हुआ? 40 हुआ। अरे यही ना हुआ? इसको उधर लेके जाओगे तो -1600 होगा, और ये 80a हो जाएगा। तो 80a हो जाएगा -1600, और यहाँ से a मिलेगा माइनस कितना? 20 मीटर। हाँ, तो जब आप ब्रेक अप्लाई करिएगा ना, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बताइए गाड़ी में रिटार्डेशन कितने का आया? गाड़ी में रिटार्डेशन कितने का आया? तो जब मैं रिटार्डेशन बोल रहा हूं ना, माइनस बोलने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? हाँ, एक्सेलरेशन कोई बोलेगा तब जरूर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में है। लेकिन जब रिटार्डेशन पूछा जाए ना, इसका मतलब सामने वाला खुद ही माइनस साइन लगा के आपसे पूछ रहा है, तो आप बस 20 बताइए। क्लियर है? तो गाड़ी में कितने का रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है बताइए? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ जाए।
अरे बोलो ना, हमने पूरे मोशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? पहले पार्ट में तो कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, क्योंकि उतना टाइम तो उसको सोचने में लग गया। उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया है, तो इसीलिए 2 पार्ट्स में हमने इसको सॉल्व किया है। हाथ उठाइएगा किसी को दोबारा समझना हो तो। आगे बढ़ते हैं। ये चीज एक्चुअली हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना है किस में? स्पीड टाइम ग्राफ में। तो वेलोसिटी में मान लो ये वेलोसिटी टाइम है और इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में? स्पीड टाइम में। तो वेलोसिटी में और स्पीड में अंतर ये होता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन स्पीड सिर्फ पॉजिटिव होता है। क्लियर है? हाँ, मैंने इवन जीरो भी हो सकता है। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब होता है, लेकिन स्पीड सिर्फ पॉजिटिव होगा ना तो जीरो होगा। जीरो स्पीड भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन हम लोग प्लस और माइनस से दिखाते हैं ना, तो इसीलिए वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। लेकिन स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, हमको खाली उसका मैग्नीट्यूड बताना है, और मैग्नीट्यूड हम कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, तो बताइए जिस समय वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, उस समय स्पीड भी कितना होगा? 4 मीटर पर सेकंड ही होगा। जिस समय वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, अच्छा ठीक है, जिस समय वेलोसिटी क्या है बताइए? 2 मीटर पर सेकंड है, उस समय बताइए स्पीड कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड ही होगा। जिस समय वेलोसिटी 0 है, उस समय स्पीड भी कितना होगा? लेकिन जिस समय वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड है, ये -2 होगा ना, उस समय स्पीड कितना होगा? वेलोसिटी नेगेटिव होता है, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। तो हम -2 जाएं कि 2 जाएं? 2। कहीं यहाँ ना जाएंगे? अरे पहले यहाँ मतलब वेलोसिटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ आएगा, लेकिन स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। थोड़ा सा और ऊपर यहाँ बनेगा। ठीक है, जिस समय वेलोसिटी -4 होगी, उस समय स्पीड कितनी होगी? तो 4 हो जाएगी। तो कहने का मतलब हुआ कि जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? इस टाइप का। अरे बताया है रे, मैंने पहले बताया है कि अगर वेलोसिटी वाला कोई हिस्सा नेगेटिव में चला गया है ना, तो बस आप उसको क्या करिएगा? पलट दीजिएगा। पलट देने का मतलब हुआ कि आप यहाँ पर मिरर अज्यूम करिएगा और देख लीजिएगा इसका इमेज कैसा बन रहा है। तो यहाँ मिरर लगाइएगा तो इमेज ऐसा ही ना बनेगा। 1 मिनट रुकिए ना। दो चार आदमी को दिख रहा है? तो देख के बताओ तुमको इमेज कहाँ दिख रहा है? अरे जैसा मैंने बनाया वैसा दिख रहा है। इस साइड में ऐसा नहीं दिख रहा है। हो गया। अरे दिखा है ना? बहुत बढ़िया। अब आप बताइए इस केस में कैसा ग्राफ बनेगा? अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाना चाह रहे हो तो ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर वाला तो, लेकिन ये जो नीचे वाला है वो भी ऐसा ऊपर ही चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। वही बात यहाँ पर है ना? हमारा अगला टॉपिक है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पहले ये बताइए, आप वर्टिकल समझते हैं? वर्टिकल का मतलब होता है अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ, इस डायरेक्शन को बोला जाता है वर्टिकल डायरेक्शन ना। शांत रहिए। अब इसमें हम लोग 2 केस पढ़ने वाले हैं। एक केस जब किसी चीज को यहां से छोड़ा जाए तो क्या होगा बताइए? अरे छोड़ा जाए तो क्या होगा? नीचे गिरेगा, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी ना। तो पहला केस तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर किसी चीज को जस्ट छोड़ा जाए तो किसी h हाइट गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, या h हाइट नीचे आने में उसको समय कितना लगेगा ना। तो पहले ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि अगर किसी चीज को ऊपर फेंका जाए तो बताओ ये जिस रास्ते पे जाएगा उसी रास्ते पे वापस लौटेगा कि नहीं? तो ये भी तो वर्टिकल मोशन ही ना है, बोलो। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम ये कितना ऊपर जाएगा, चाहे इसको ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, चाहे ऊपर जाके फिर वापस आने में कितना समय लगेगा। तो ये 2 केस हम लोग स्पेशली यहाँ पर देखेंगे।
एक बात जो आपको हमेशा याद रखना होगा कि किसी भी पार्टिकल को धरती के सरफेस के आसपास आप किधर भी फेंकिए, आप नीचे फेंक दीजिए, आप इधर फेंक दीजिए, आप इधर फेंक दीजिए, इधर फेंक दीजिए, ऊपर फेंक दीजिए या जस्ट छोड़ दीजिए, अरे बोलिए ना, एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है। और इसका रीजन आपको पता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसकी तरफ होता है? फोर्स की तरफ होता है। जिधर फोर्स उधर। तो जब इस पेन को एक बार आपने फेंक दिया, उसके बाद इस पेन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। तो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो बाबू उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू, और उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। और बाबू स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राउंड फिगर में कितना कहा जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोकस के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे कभी कभी क्या होगा ना कि तुमको वेलोसिटी वगैरह पाई के टर्म में दे देगा। बोलो ना, बोल देगा 4 पाई मीटर पर सेकेंड से हमने इसको ऊपर फेंक दिया। तो ऐसे में जब हम जी यूज करेंगे ना, तो अगर हम जी की जगह पे 9.8 चाहे 10 रख के अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाए। आंसर तो आएगा ही, लेकिन उसकी जगह पे अगर आप पाई स्क्वायर यूज करिए तो हो सकता है थोड़ा आसानी से हो जाए, कुछ बढ़िया से कट छट जाए। अरे बोलो ना। हाँ, तो ये भी याद रख सकते हो। यकीन ना हो तो तुम देख लेना, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। जाना घरे कैलकुलेटर होगा ना, तो मोबाइल में तो होता ही है। 3.14 इंटू 3.14 करके देखना, लगभग 9.8 के बराबर में आ जाए। एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग में आएगा। एक और आप चाहें तो याद रख सकते हैं, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। फीट में भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो बाबू ये जो है ये सबसे ज्यादा एग्जैक्ट के करीब है, ठीक है। राउंड फिगर में हम सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहे। ये दोनों फोकस के लिए याद, किसी को बताने के लिए कि देखो हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 4 फॉर्म याद है कि नहीं? क्लियर है? चलिए, पहला केस, इफ अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ से h हाइट ऊपर एक पार्टिकल है। तो अभी मैंने इसको पकड़ के रखा है, तो बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी? अभी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जैसे ही इसको यहाँ से छोड़ा जाएगा तो वो गिरेगा ना, और जैसे जैसे वो गिरेगा लगातार उसकी स्पीड, और फिर मान लो हो सकता है कि यहाँ पे कोई होगा, उसने रोक लिया होगा इसको। अरे बोलो, ठीक है। तो इस केस में हमको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगेगा, और टकराने के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्लियर है? ठीक है। अभी मैं आपको एक स्टूडेंट से मिलाऊंगा। वो यहाँ पे आज से 2 साल पहले 11th क्लास में ज्वाइन किया था, लेकिन बता रहा था कि लगभग 1 महीना जो मैथमेटिकल टूल्स चलता है ना, तो वो पढ़ा था। उसके बाद उसने मतलब यहाँ नहीं पढ़ा, वो कहीं और बेतिया में ही दूसरे जगह जाके पढ़ा। तो अब साल भर में स्थिति बहुत गड़बड़ हो गया है ना, तो फिर यहाँ से वो बाहर चला गया, पटना चला गया। 1 साल पढ़ा वहाँ पे, 2022 अभी इसी साल उसने बोर्ड भी दिया है, और जेई मेन में उसका 4000 के करीब में रैंक है। तो आपको पता है ना कितने लोग एग्जाम देते हैं? कितने लोग देते हैं? लगभग 15 लाख लोग एग्जाम देते हैं। तो उसमें 4000 रैंक आना, और नंबर भी लगभग 200 के आसपास में होगा। हालांकि नंबर शो नहीं कर रहा है इधर कुछ सालों से, तो ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। वो जिस इंस्टीट्यूट में था उसके उस ब्रांच से वो सेकंड हाईएस्ट उसका रैंक आया है, ठीक है। तो वो मिलने आया है, हालांकि मुझको वो लड़का याद भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि सर हम यहाँ पढ़े थे,
और हमको उस 1 महीने में ही इतना फ़ायदा हुआ था, मतलब कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर हो गया था ना, कि वो बता रहा था कि मैं मानता हूँ कि आज मेरा जो भी रिजल्ट आया है तो उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो खुद कॉल करके, मतलब कि हमको आपसे मिलना है, तो वो आया था। तो मैंने बोला कि भाई हमसे मिल के क्या फ़ायदा है, मिलना है तो किससे मिलो, इनसे मिलो। कहे कि जेन्युइनली देखा जाए तो उसने 1 ही साल मेहनत किया है, यहाँ साल भर उसने, वो बता रहा था कि लगभग वो मेरा बर्बादे हो गया था, तो इसीलिए उसको मजबूरी में भागना पड़ा बाहर। तो 1 साल में अगर वो लड़का 4000 रैंक लेके आया है तो ये बिल्कुल कोई मामूली चीज़ नहीं है। यहाँ 2-2 साल लोग रगड़ रहे हैं ना, तो 100 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। जेई मेन की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो वो आएगा, अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे वो पढ़ा था, अपना टाइम मैनेजमेंट वगैरह ना, चाहे वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेगा, ठीक है। तो मैं बुला देता हूँ, बोल दो भेज देना। ठीक है, ये आयुष नाम है, ठीक है। और कितना रैंक आया है अराउंड, मतलब एग्जैक्ट बताओ ना। 18,000 ऑल इंडिया रैंक। अच्छा अच्छा अच्छा, 4000 समथिंग वो ओबीसी का रैंक है और 18,000 ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। फिर भी बहुत अच्छा माना जाएगा। और अभी इसका एडमिशन हुआ है एनआईटी दिल्ली में, तो टॉप एनआईटीज़ में आता है, और वो भी सबसे टॉप ब्रांच जो होता है कंप्यूटर साइंस का, तो उसमें हुआ है, ठीक है। तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे थोड़ा बहुत आप लोगों से, जिससे आपको भी फ़ायदा हो। तो बताइए कैसे 10th के बाद क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो आपको पहले एसएस एकेडमी के बारे में पहले हम बता देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आपको मिडिल क्लास फैमिली जो है ये इफोर्ड करते हैं यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में, ठीक है। इनका जो है फीस जो है बहुत कम है, और इनका मटेरियल अगर आप देखिएगा, आप ऑनलाइन भी पटना चाहे दिल्ली का भी जितना भी आकाश भी है, तो उससे मटेरियल जो है कुछ मतलब मिलता जुलता है, मतलब पूरा नहीं फिर भी मिलता जुलता है। ठीक है, बोलिए। और ये मतलब जैसे कि 11th जो है ना, आप लोग जैसे बच्चे में ये एक डर रहता है, जैसे कि 4-5 बच्चे अगर साथ में रहते हैं तो बच्चे जो है खुल के पूछ नहीं सकते प्रॉब्लम। वो देखता है कि बगल वाला बच्चा नहीं पूछ रहा है तो हम भी क्यों पूछे, बेइज्जती हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, आप उठिए पूछिए, और जो भी प्रॉब्लम है वो जब तक आप पूछिएगा नहीं तब तक क्लियर होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा अपना जर्नी बताओ कैसे कैसे। जर्नी मेरा क्या सुनिएगा आप, मतलब ऐसे बता देते हैं। टेंथ तो हम नेटोडेम से किए हुए थे, ठीक है। यही लड़का है, ठीक। 20 सेक्शन से थे। अब बोले कि नहीं बोले। अरे शांत रहिए ना। देखिए 10th हुआ और 11th मैं यहीं इसी इंस्टीट्यूट से किया था, और 12th भी इसी इंस्टीट्यूट से मैं किया हूँ। सर से कांटेक्ट में रहता था, सारी बातें सर बताते थे। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप लोग डीपीपी बनाइए, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम आपका कल है और या एक वीक पहले भी है, तो बच्चा सोचता है क्या कि आजकल यूट्यूब पे चलता है वन शॉट वीडियो, उसको सोचता है वन शॉट वीडियो को देख के आदमी टॉप हो जाएगा या पास आउट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा ना, अगर आप लोग अगर आईआईटी या नीट लेवल का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। उसी हिसाब से आपको पता चलेगा, ठीक है। ये वन शॉट वीडियो जो है मैं बहुत सारे बच्चे के मुँह से सुनता हूँ आज भी, वन शॉट वीडियो। और शॉर्टकट में। हाँ, वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं, पता नहीं कैसे कर देते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है। अच्छा, जैसे 11th क्लास जो है, तो वो तो तुम्हारा उतना बढ़िया से हुआ नहीं था। नहीं, ठीक है, इधर उधर के चक्कर में तुम रह गए थे, तुम बता रहे थे। तो ये मतलब 1 साल में, जैसे 12th क्लास में जाने के बाद तो